नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेटिप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर 20 बेस्ट एमसीक्यू करने वाले हैं। दोस्तों इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जस्ट लाइक रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी और स्टेट पीसीएस, सभी में ही इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज़फुल है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पर्सन्स में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ। इंसान बदल जाता है लेकिन रूल्स नहीं बदलता, ये इनमें से किसका प्रिंसिपल है? ओके, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट मोनार्की, ऑप्शन सी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। आंसर कीजिए दोस्तों, आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए और टैली करते रहिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं आप सबको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट बदल सकता है, प्राइम मिनिस्टर बदल सकता है, लेकिन रूल्स कभी नहीं बदलता। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर भीमराव अंबेडकर जी है, एक महान हस्ती बी आर अम्बेडकर। और इनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। ओके, क्यों मॉडर्न मनु कहा जाता है? क्योंकि फॉर द हिंदू कोड बिल इन्होंने अडॉप्ट किया था, इसलिए मॉडर्न मनु कहा जाता है। और इन्होंने ये दलित पैदा हुए थे, दलितों के लिए बहुत संघर्ष किया, उनके न्याय के लिए। और ये माहर कास्ट भी पूछा जाता है, माहर कास्ट। ओके, माहर कास्ट में बिलोंग करते थे। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू दलित से उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को ग्रहण किया और उसी साल 1956 दिसंबर को उनका देहांत हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ही इज़ अ ग्रेट मैन। चलिए नेक्स्ट, पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। पोस्टल वोटिंग को किस और नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्लूरल वोटिंग, ऑप्शन बी सीक्रेट वोटिंग, ऑप्शन सी वेटेड वोटिंग या ऑप्शन डी प्रॉक्सी वोटिंग। दोस्तों आंसर करते रहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रॉक्सी वोटिंग। ओके, और ये पहले शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ओके, 1902 में ऑस्ट्रेलिया में ये आइडिया का शुरुआत हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1902 में। और ये पोस्टल वोटिंग इंडिया में कैसा होता है? इंडिया में होता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर सिस्टम से, पेपर शॉर्ट फॉर्म ETPP। ओके, और कौन कौन प्रॉक्सी वोटिंग या पोस्टल वोटिंग करते हैं? जो जवान हैं, जो वोट देने आ नहीं सकते, जैसे जवान। ओके, डिप्लोमेट्स, जितने भी डिप्लोमेट्स है, जितने भी एम्बेसडर है, जितने भी हाई कमीशन से जो देश के बाहर में या किसी आपातकालीन स्थिति में है, देश का सेवा में व्यस्त है और वोट देने इंडिया नहीं आ सकते। ओके, उनके लिए ये सिस्टम चालू किया गया था। ओके दोस्तों, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर ये मेथड यूज होता है फॉर प्रॉक्सी और पोस्टल वोटिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, जिसे हम कैग कहते हैं। ओके, इनका पीरियड कितना है? आपका ऑप्शन है 6 years और 65 years ऑफ एज, व्हिच एवर इज अर्लियर। 6 साल या 65 साल तक जो पहले आए, मतलब अगर किसी का टेन्योर 6 साल पूरा हो जाए या
65 साल की उम्र पहले आ जाए, 6 साल से पहले उनका एज 65 साल का हो जाए तो वो होगा। ऑप्शन बी है अप टू 64 ईयर्स ऑफ एज, 64 साल की उम्र तक। ऑप्शन सी अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, 65 साल की उम्र तक, या 6 ईयर्स, या सिर्फ 6 साल किसी की उम्र में। ऑप्शन आंसर कत रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार या बार बार पूछा जाता है एग्जाम पे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 साल। ऐसे जनरल टेन्योर है कैग का 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले आए। मतलब अगर कोई 50 साल में कैग बनता है तो वो 56 ईयर्स, 6 साल अपना कंप्लीट करके रिटायरमेंट होगा। लेकिन अगर कोई 62 साल में कैग बनता है तो फिर वो 65 ईयर्स में ही रिटायर हो जाएगा, 3 साल काम करने के बाद ही, क्योंकि दोनों में से जो पहले आएगा वो होगा। और करेंट कैग जो है कैग, ओके, करेंट कैग है हम लोग का मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ओके, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी इससे पहले कहाँ का गवर्नर थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अभी उनको कैग बनाया गया है। और कैग को पब्लिक पर्स भी कहा जाता है, पब्लिक पर्स। और कैग को अपॉइंट करता है कौन है? प्रेसिडेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, और कैग का आर्टिकल कितना है? 148। आर्टिकल 148 के अंदर कैग का ऑफिस आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, आपका ऑप्शन है कौन सी ऑप्शन में आता है? आपका ऑप्शन है were added under 42nd amendment, option B were added by the 4th amendment, option C formed a part of the original constitution, या option D were added by the parliament of India in 1952। आंसर करते रहिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है, पूछने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वायर एडेड इन 42nd अमेंडमेंट। ओके, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। ओके, ड्यूरिंग इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट लाए थे। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था, बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से दिया गया है? USSR, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। ओके, जो आज का रशिया है तो वो पहले USSR था। और पार्ट 4A के अंतर्गत आता है और आर्टिकल है 51, अंडर आर्टिकल 51। ठीक है दोस्तों, और जब ऐड हुआ था 1976 में तब सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, लेकिन अभी 11 है। तो 11वां जो था वो 86 अमेंडमेंट 2002 में लाया गया था। वो क्या था? सर्व शिक्षा अभियान। ओके, सभी बच्चे को 6 से 14 साल का जो बच्चा है सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, यही है सर्व शिक्षा अभियान। और वो है हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, मौलिक कर्तव्य जिसे हिंदी में कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, द अथॉरिटी विच इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जब हुआ था तब नहीं था, संविधान में नहीं है। ओके, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन, या ऑप्शन डी UPSC। आंसर करते रहिए दोस्तों, आंसर करते रहिए। ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी प्लानिंग, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन या UPSC। सही जवाब है ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन। ठीक है दोस्तों, 1950 में सेटअप हुआ था। ओके, और रिकमेंड केसी नियोगी जी ने रिकमेंड किया अंडर रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी कमेटी। ओके, 1950 में फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। और इसका चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑलवेज
भारत के प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तब शुरू में जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, और 2000 दिसंबर 2014 तक फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन था, सॉरी। और जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, पीएम मोदी। ओके, और प्लानिंग कमीशन क्या था? टॉप टू बटम या बटन डाउन अप्रोच था। और नीति आयोग क्या? बटम अप। ओके, बटम टू टॉप, बटम अप अप्रोच, ठीक है ना। और नीति आयोग का हेड है वही प्राइम मिनिस्टर। ओके, चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन है अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद इन चारों में से कौन सा राज्य में है? आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। आंसर करते रहिए दोस्तों। तो सही आंसर है ऑप्शन सी बिहार। ओके, 6 राज्य में, 6 स्टेट्स में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये क्या है? ये स्टेट लेवल का बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ओके, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे राज्यसभा, लोकसभा सेंट्रल लेवल में है, वैसे ही विधान परिषद विधानसभा में होता है, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे। और वो स्टेट है बिहार है। ओके, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, और यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और कर्नाटका है, 4 हुआ, महाराष्ट्र है 5, एंड तेलंगाना। ये 6 स्टेटों में अभी तक यूनियन मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ओके, पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 में जब इनका विघटन हुआ, ओके, जब ये यूनियन टेरिटरी बना जम्मू कश्मीर, तब से हटाया गया था। चलिए नेक्स्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय? सुप्रीम कोर्ट, प्रधान न्यायालय या हाई कोर्ट स्टेट में जो होता है, तो उनके जजेस का रिमूव कैसे होता है? ओके, महाभियोग कैसे होता है, कौन करता है? तो आपको ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी, ऑप्शन सी पार्लियामेंट में, या ऑप्शन डी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए दोस्तों आंसर कीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, तो कैसे होता है रिमूव? पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट में मोर देन, ओके, 2/3 मेंबर्स, ओके, मोर देन 2/3 मेंबर्स जब रिकमेंड करते हैं, हाँ आप सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट को जज को हटा सकते हो, उसके बाद ही प्रेसिडेंट, ओके, ऑर्डर फॉलो करके, या प्रेसिडेंट लास्ट में ऑर्डर देते हैं, यू कैन रिमूव द जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, पहले पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट में पहले विचार होगा, हाँ हटाना चाहिए कि नहीं, और किस गांव में होता है मिसबिहेवियर, ओके, इनकैपेबल, अगर वो कैपेबल नहीं है तो पोस्ट के लिए, या मिसबिहेव किया, ओके, वुमेन्स से कुछ मिसबिहेवियर हो गया, ओके, तो यही ग्राउंड से, ठीक है ना। पहले पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा होगा, उसके बाद ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का इंडिया में ग्रहण किया? ओके, आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी आयरलैंड, या ऑप्शन बी ब्रिटेन। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर कीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी आयरलैंड। ओके, आयरलैंड से इंडिया ने दिया है ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, और आयरलैंड ने किस देश से लिया है? स्पेन से। ओके, पहले स्पेन में था, उसके बाद स्पेन से आयरलैंड ने दिया, और आयरलैंड से इंडिया ने ग्रहण किया।
पार्ट कितना है, पार्ट 4 में आता है, और आर्टिकल 36 से 51 तक। ओके, DPSP है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज कन्वेंट। ओके, जॉइंट सेशन दोनों हाउसेस का, लोकसभा या राज्यसभा का जॉइंट सेशन ओके कैसे कन्वेंट होता है। चलिए, आपका ऑप्शन है बिल पास बाय वन हाउस एंड इज रिजेक्टेड बाय अनदर हाउस। ओके, जब एक बिल एक हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा में, किसी भी एक हाउस में पास हो जाए लेकिन एक हाउस में अटक जाए, तो टैक्सेस अप्रूव्ड बाय वन हाउस एंड रिजेक्ट बाय अदर हाउस। और टैक्स, अगर एक हाउस ने टैक्स अप्रूव कर दिया, ओके मान लिया, लेकिन दूसरा हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, तब या बोथ ऑफ द अबव। ओके, दोनों ही में। चलिए, तीनों ऑप्शन में से आंसर कीजिए। तो आंसर है बोथ। जब एक बिल एक हाउस में पास हो जाए लेकिन एक हाउस में रिजेक्ट हो जाए, या टैक्स एक हाउस में पास हो जाए और किसी भी एक हाउस में रिजेक्ट हो जाए, तभी जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं। और वो अंडर आर्टिकल 108 में वो आर्टिकल है, प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुला सकता है। ये 108 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है। और चेयर, ओके, चेयर कौन करता है? ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। राइट टू वोट इज मेंशन्ड इन द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू। कौन सा पार्ट में? ओके, राइट टू वोट है, ठीक है ना। इनमें से, इन चारों में से आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, ओके मौलिक अधिकार, ओके। ऑप्शन बी इलेक्शन निर्वाचन, ऑप्शन सी यूनियन लेजिस्लेचर, ओके, या ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेचर। एकदम इजी क्वेश्चन है, आंसर करते रहिए दोस्तों। चलिए, सही जवाब है ऑप्शन बी इलेक्शन। ओके, इलेक्शन में ही राइट टू वोट है। और एक सवाल भी आता है, राइट टू वोट किस तरह का राइट है? राइट टू वोट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू वोट। तो सही जवाब है, एकदम सबसे अच्छा जवाब है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन लीगल राइट भी होता है। अगर ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ओके, संवैधानिक अधिकार। या अगर ऑप्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, सिर्फ लीगल राइट है, तभी लीगल राइट होगा। या ऑप्शन में दोनों ही है तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही होगा। ठीक है दोस्तों। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। जितने भी कमिश्नर हैं सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओके। और आर्टिकल इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? 324, ओके। और करंटली कौन चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है देश का? सुनील अरोड़ा जी, ओके, सुनील अरोड़ा जी। चलिए नेक्स्ट। Which one of the following statements about the Chief Justice of India is not correct? ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है? आपका ऑप्शन है द CGI कैन होल्ड हिज ऑफिस टिल ही अटेंड द एज ऑफ 65। 65 साल तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ओके, ऑफिस में रह सकता है, ओके। द CGI एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस, द प्रेसिडेंट को अपना ओथ देते हैं, ओके, जब ओथ लेते हैं, ओके। और ऑप्शन सी ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस, ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स। जितने भी हाई कोर्ट्स के सबको, जितने हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस है सबको अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो कौन गलत आंसर है? ओके, सही नहीं, गलत है। आंसर करते रहिए। काफ़ी कंफ्यूजन होता है जब गलत नॉट बोल देता है ना, तब क्वेश्चन घूम जाता है, ओके। और हम सब बहुत गलत कर देते हैं आंसर। और तो सही जवाब है, मतलब गलत जवाब है, सही होगा ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को अपॉइंट नहीं कर सकता। वो काम किनका है? प्रेसिडेंट का है, ओके। चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और
प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरमैन को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। और चीफ जस्टिस का रोल क्या है, अगर प्रेसिडेंट नहीं रहा तो वाइस प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट का पावर आता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहा तो चीफ जस्टिस एक्ट करता है जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, व्हिच अथॉरिटी recommend the principle governing the grant in aids of the revenue of the state out of consolidating fund of India। मतलब इंडिया के जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से स्टेट का जो राज्य का रेवेन्यू है इसको रिकमेंड कौन सा कमेटी करता है या कौन सा कमीशन करते हैं। आपका ऑप्शन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट कमेटी, ओके। ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन। जल्दी कीजिए दोस्तों, आंसर करते रहिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी फाइनेंस कमीशन, ओके। कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 280 में आता है, ओके। और करंट 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, ओके। और जिनका हेड है NK सिंह, नंदकिशोर सिंह जी, ओके, ठीक है दोस्तों। और फाइनेंस कमीशन का भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और जो है PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनका हेड कौन है, इनका हेड है लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसका हेड है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी या PAC का हेड है। तो अभी कौन है वो, अधीर रंजन चौधरी, वेस्ट बंगाल के MP हैं चौधरी। चलिए नेक्स्ट, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार कौन सा देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से लिया गया है। आपका ऑप्शन से UK यूनाइटेड किंगडम, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USSR, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऑफ रशिया, या ऑप्शन डी कनाडा। आंसर करते रहिए दोस्तों और टैली कीजिए कितना मिल रहा है, ओके, कितना गलत कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी USA का कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग फंडामेंटल राइट्स दे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट, ओके, प्रेसिडेंट का पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, ये सब इम्पोर्टेंट पोस्ट, इम्पोर्टेंट परमिशन हम लोग USA से लिए हैं, ठीक है दोस्तों। और पार्ट 3 इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और फंडामेंटल राइट्स इज लीगेबल, ओके। अगर कोई हनन हुआ इसका तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, ओके, जस्टिसेबल जिसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन राज्यसभा बी डिसॉल्व्ड। राज्यसभा को कब गिराया जा सकता है, ओके। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ओके, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए, व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर, जब नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 डिक्लेयर होता है, ओके। व्हेन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आपातकाल, आर्थिक आपातकाल अंडर आर्टिकल 360 इज डिक्लेयर, ड्यू टू फेलियर, ऑप्शन सी है, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जब कोई संवैधानिक मशीनरी का कुछ फेल हो जाए, या इट कांट बी डिजॉल्व, ये कभी डिजॉल्व होता ही नहीं है। आंसर करते रहिए दोस्तों। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इट कांट बी डिजॉल्व, कभी डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को कहते हैं, ओके, परमानेंट हाउस, ये कभी डिजॉल्व होता ही नहीं। काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसका अनदर नेम है, ओके। जैसे लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, अगर ओके बहुमत हट जाए तो लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी नहीं डिजॉल्व होते। और 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल के बाद ओके, आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर का रिटायरमेंट होता है, ओके, लेकिन डिजॉल्व कभी नहीं होता। और एक मेंबर का टेन्योर है 6 साल का, जैसे लोकसभा का है 5 साल का, लेकिन राज्यसभा में है 6 साल का। चलिए ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल क्या है, आर्टिकल राज्यसभा का आर्टिकल 80 से शुरू होता है, ओके।
चलिए नेक्स्ट, द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू एनाक्ट लॉ ऑन द सब्जेक्ट इफ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इफ। ओके, इंडियन पार्लियामेंट कोई किसी भी राज्य के सब्जेक्ट में, ओके, राज्य के संविधान में कब कब हस्तक्षेप कर सकता है। ओके, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट सेंड सच ए मैसेज टू पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट बोल जाए, राष्ट्रपति बोल दे, जाइए आप देखिए। ऑप्शन बी, ऑल द स्टेट असेंबलीज ऑफ द कंट्री मेक सच रिक्वेस्ट। अगर कोई स्टेट असेंबली सेंटर को बोले उस स्टेट के ऊपर अब दखल दीजिए तब। या ऑप्शन सी, इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 इज इन ऑपोजिशन, जब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लागू हो तब। चलिए आंसर करते रहिए, तो ठीक सवाल है और सही जवाब है ऑप्शन सी। ओके, जब नेशनल इमरजेंसी हो जाए, नेशनल इमरजेंसी, ओके, तब क्या होता है, सेंटर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है, ठीक है ना, सेंट्रलाइज। जैसे हम लोग का संविधान डिसेंट्रलाइज है, लेकिन तब सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रल तब सब काम करेगा, जैसे चाइना में होता है। ओके, और 3 बार 1962 चाइना वॉर का टाइम, 1971 बांग्लादेश रिवॉल्यूशन वॉर का टाइम और 1975 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, ये तीनों बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लागू हुआ था। ओके, तब पूरा स्टेट सब्जेक्ट को इंडियन पार्लियामेंट गवर्न या हस्तक्षेप ओके कर सकता है। चलिए, वन फीचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट। ओके, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ऑफिस ऑफ कैग, ये चारों में से एक चीज़ कॉमन है। ओके, चारों में ही एक चीज़ कॉमन है, क्या है वो चीज़? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन ए, दे आर एडवाइजरी बॉडी, सब एडवाइजरी बॉडी है। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, ये चारों ऑफिस में कॉमन कौन सा है तीनों में से? चलिए, समानता क्या है तीनों में से? आंसर कीजिए। चलिए बोल देता हूँ मैं, ऑप्शन बी, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये चारों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ऑफिस ऑफ कैग। ओके, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124। ओके, इस आर्टिकल में है। इलेक्शन कमीशन क्या है? ओके, इस आर्टिकल है 324। ओके, पार्ट 15 में आता है। पार्ट 15 में 324 आर्टिकल के अंदर। ओके, यूपीएससी का आर्टिकल क्या है? यूपीएससी का आर्टिकल है ओके पार्ट 14 में होता है। ओके, पार्ट 14 के 315 से 323। ठीक, ओके, इलेक्शन कमीशन से पहले क्या है यूपीएससी। ओके, और यूपीएससी के चेयरमैन अभी कौन है करंटली? प्रदीप कुमार जोशी जी, प्रदीप कुमार जोशी जी। ओके, चेयरमैन। और एससी का तो हम बता दिए। और क्या का आर्टिकल है 148। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्लानिंग कमीशन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? आपका ऑप्शन से, ऑप्शन है द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा के मेंबर्स। ऑप्शन बी, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर्स। ऑप्शन सी, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर्स। या ऑप्शन डी, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलाकर, स्टेट का मिलाकर ही सब करते हैं। आंसर करते रहिए दोस्तों। आंसर करते रहिए। तो सही जवाब है क्या? ऑप्शन सी। ओके, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? और अभी करंटली कौन है? 13 वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी, वेंकैया नायडू जी। ओके, बीजेपी पार्टी से है। ओके, एनडीए गवर्नमेंट से है। और पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ओके, इन्होंने 10 साल 10 ईयर्स तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गए। और ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। और एक हामिद अंसारी जो है, हामिद अंसारी जी,
इनका भी टेन्योर 10 साल का था। सिर्फ ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो है जो 10 साल ऑफिस में थे, 10 साल वाइस प्रेसिडेंट के पद में रहे। और वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिशियो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही राज्यसभा का स्पीकर भी है, एक्स ऑफिशियो स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा विशेस टू टेंडर हिज रेजिग्नेशन ही हैज़ टू एड्रेस हिज लेटर टू। अगर लोकसभा का स्पीकर चाहे मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ तो वो किन्हें देंगे, ओके, किनके नाम से इस्तीफा लिखेंगे, ठीक है ना। आपका ऑप्शन से ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को लिखेंगे, या द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, द कैबिनेट मिनिस्टर को लिखेंगे, या कैबिनेट ऑफिस में, या द डेप्यूटी सेक्रेटरी को लिखेंगे, डेप्यूटी स्पीकर, सॉरी सेक्रेटरी नहीं स्पीकर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन देंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। करंटली 17 स्पीकर है ओम बिरला जी, ओके, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट, ओके, बीजेपी पार्टी से है। और लीडर अपोजिशन में है ना, डेप्यूटी में है, वैकेंट थे लेकिन अभी थाम्बी दुराई जी, ओके, चार्ज देने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। और पहला फर्स्ट, अगर पूछा जाए फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर तो है मावलंकर, ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कितने तरह का रेट्स इशू कर सकता है। आपका ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 तरह का, ऑप्शन बी 3 तरह का, ऑप्शन सी 5 तरह का, या ऑप्शन डी 6 तरह का। आंसर करते रहिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में क्वेश्चन है सर। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 5 तरह का रेट्स है, ओके। आर्टिकल 32 में आर्टिकल में आता है। और बी आर अम्बेडकर जी आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। और वो 5 क्या है, 5 जो रेट्स है, एक पहला है हबेस कॉर्पस, ओके, एक है मैंडमस, एक है प्रोहिबिशन, एक है सर्ट्यूररी, ओके, और आखिर में है वो वारंटो। ये 5 तरह का रीट है। मैंडमस मतलब हैव ए बॉडी, ओके। अगर कोई अरेस्ट हो जाए तो 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट को उस आदमी का बॉडी, मतलब उस आदमी को ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ये चार्ज, ओके। ये कहते हैं हैबिस कॉर्पस। मैंडमस है वी कमांड, ओके, ये कोर्ट में होता है, कमांड, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को कमांड करता है। प्रोहिबिशन क्या है, टू प्रोहिबिट, कुछ निषेधाज्ञा करना, ठीक है ना, कुछ चीज़ का मना कर देना। सर्टिफाई करना, टू सर्टिफाई। और क्यों करंटो व्हाट अथॉरिटी, आपका अथॉरिटी क्या है किसी गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस में अगर पूछा जाए किसी कोर्ट के द्वारा, ओके, आपका अथॉरिटी क्या है, ओके, ऑन व्हाट अथॉरिटी, तो ये है कोऑपरेंट। ये 5 रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आर्टिकल 32 में आर्टिकल में आते हैं, और इससे कहता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कौन कहते थे, बी आर अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल दोस्तों। तो द मंडल कमीशन रिपोर्ट रेफर्स टू, मंडल कमीशन जो हुआ था उसका रिपोर्ट किसके ऊपर हुआ था। आपको ऑप्शन से ऑप्शन ए द माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर, ऑप्शन सी शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर, या ऑप्शन डी द अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी के ऊपर। काफ़ी हंगामा हुआ था दोस्तों इस टाइम, आंसर करते रहिए। तो सही जवाब है, इजी क्वेश्चन है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ओके। ये जनवरी, इसका आइडिया जो है जनवरी 1979 को लाया गया था। जनता पार्टी जब ये पावर में थे आफ्टर जे इमरजेंसी, और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। ये आइडिया लाए थे, ओके, मंडल कमीशन का आइडिया। लेकिन ये लागू तब नहीं हुआ था, लागू हुआ था 1992 में। कौन लागू किए थे, वीपी सिंह जी ने।
ओके, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, ओके, जन मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते थे, तभी 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास में, और इसलिए बहुत हंगामा हुआ था। ओके, काफ़ी लड़कों ने अपने आप को आग लगा दिया था। ओके, पूरा राइट्स हो गया था, खास करके यूपी नॉर्दर्न इंडिया में। ओके, काफ़ी हंगामा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप इस तरह बनते रहिए हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहिए। ओके, और आपका जो इतना भी एग्ज़ाम्स है, इनके लिए ये एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और आंसर करते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलाते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।